जनता को हम परेशान होने नहीं देंगे। जैसे शुरू में भी इस बिल के आने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी कोई हम पर मेहरबान नहीं थी। एलजी साहब के माध्यम से हर काम पे अड़ंगा डाल के सब कुछ रोकने का इनका डेली का, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के ये डिसाइड करते हैं कि यार आज किस पे अड़ंगा डालना है। देखने को मिला कि बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है या फिर सवाल पूछे जाते हैं सदन में, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सबको ये लगता है कि मोदी जी देश चला रहे हैं, मोदी जी सरकार चला रहे हैं। मोदी जी नहीं चला रहे हैं, वो ईडी और सीबीआई ही चला रहे हैं। दिल्ली सर्विस बिल अब कानून बन चुका है, आगे की रणनीति क्या होगी? कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में तो मैटर है ही है। वैसे तो आप टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो जब कोई मैटर सब जुडिस है, कोई मैटर कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, आप इस तरीके से उसके बीच में बिल नहीं ला सकते। 2024 के चुनावों का जिक्र हुआ, हमने इंडिया अलायंस देखा। आपको क्या लगता है विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है? मोदी जी को हटाना है। गणित बड़ा सिंपल है, नो पॉलिटिक्स इज बेस्ट पॉलिटिक्स। तबादले और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सर्विस बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है, भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी इस बार आम आदमी पार्टी की है और सवाल भी है कि आगे उसका पार्टी का क्या कदम होगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक मौजूद हैं। खैर, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं इसके पहले एक बात बता दूं मैं आपको। इन्होंने जो राजनीति के चाणक्य का टैग है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 43 साल की उम्र में हासिल कर लिया है, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोगों को एक अरसा बीत जाता है, बहुत समय निकल जाता है। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे, मगर शुरुआत करते हैं सर एक सवाल से। लोग जानना चाहते हैं कि एक नेता से पहले डॉक्टर संदीप पाठक कौन है, क्योंकि आम लोगों से लेकर संसद के गलियारों तक इस बात की चर्चा होती है कि संदीप पाठक कौन है, कहाँ से पढ़ाई करके लौटे, राजनीति में कैसा आना हुआ और इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं एक बड़ा ऑर्डिनरी स्टूडियस बच्चा सा जो होता है ना, एक मिडिल क्लास सिटी में, मिडिल क्लास परिवार में मैं एग्जैक्टली वही हूँ। और इसकी शुरुआत मन में तो बहुत पहले से हो गई थी। मन में ये बहुत पहले से था कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। ये क्लियर नहीं था कि कैसे करूँ, कब शुरू करूँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि भाई पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, अगर राजनीति में भी जानी है किसी भी स्टेज में, उससे पहले पढ़ाई तो करनी है। ये मुझे बड़ी क्लैरिटी थी। तो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे मम्मी पापा आज भी गांव में रहते हैं, खेती करते हैं हम लोग। और 9.5 साल की उम्र में मैं गांव छोड़ के बिलासपुर आ गया पढ़ने के लिए, अपनी बुआ और फूफा जी के यहाँ। पढ़ते 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 फिर मैं कैम्ब्रिज पीएचडी किया सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया एज अ पोस्ट डॉक्टरल फेलो। फिर मैं थोड़े दिन एमआईटी में भी था। वो छोड़ के फिर मैं इंडिया आ गया। इंडिया में और आईआईटी है दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, वहाँ मैं प्रोफेसरशिप ज्वाइन किया। मैं एसोसिएट प्रोफेसर था जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। और फिर यहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने और पंजाब की जनता ने और फिर पार्टी ने मिलकर मुझे ये आशीर्वाद दिया, तो मैं सांसद बना। थोड़े दिन के बाद पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया। तो ऐसे ही जर्नी रही है। 43 साल की उम्र में जो आपने राजनीति के चाणक्य का टैग हासिल कर लिया है, ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया आपने? ये तो देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये जानना चाहिए कि पंजाब में जीत की बहुत सारा क्रेडिट मुझे दिया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस जीत में बहुत सारे लोगों ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया। पंजाब के सारे वॉलंटियर, सारे नेता, मेरी टीम के कई सारे लोग, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके पास केजरीवाल हो उसको सारा काम आसान हो जाता है। तो मुझे चाणक्य कह दिया गया, टैग लगा दिया गया। अच्छी बात है, अच्छा लगता है सुन के कि यार मेरे को भी रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। बट सच्चाई ये है कि एक कलेक्टिव एफर्ट था और उसका ही नतीजा था। तो ठीक है। दिल्ली सर्विस बिल की अगर हम बात करें, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप इसे? चैलेंज तो है, चैलेंज है। और इस चैलेंज से भी आप शुरुआत में आप कह रहे थे कि अग्नि परीक्षा है, तो आम आदमी पार्टी जिस दिन से बनी है अग्नि परीक्षा देते आ रही है। पहले दिन से हम अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि राजनीति दलदल है, गंदी जगह है, मत जाओ राजनीति में। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी कोई आदमी, ईमानदार पार्टी राजनीति करने निकलता है तो चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और उसको फिर अच्छी राजनीति करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि यार हम सारे बेईमान हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तू कैसे अकेले ईमानदार हो सकता है? या तो तू भी बेईमानी कर
या फिर राजनीति छोड़। ये एजेंडा होता है। आपको अपनी ईमानदारी को बचाए रखना है, अग्नि परीक्षा देते रहेंगे बार बार। एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपके प्रश्न का उत्तर, जनता को हम परेशान होने नहीं देंगे। जैसे शुरू में भी इस बिल के आने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी कोई हम पर मेहरबान नहीं थी। एलजी साहब के माध्यम से हर काम पे अड़ंगा डाल के सब कुछ रोकने का इनका डेली का, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के ये डिसाइड करते हैं कि यार आज किस पे अड़ंगा डालना है, तो 4-5 ये लिख के रखते हैं, आज इस पे अड़ंगा डालना है, इस पे अड़ंगा डालना है, इस पे परेशान करना है, ये काम रोकना है। तो इनके डेली रूटीन है। बावजूद उसके आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी ने, पूरी दिल्ली की सरकार ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाया है। ये नई चुनौती है, बड़ी चुनौती है, जहां पे आपके सारे पावर छीन लिए गए, जनता की ताकत को छीन कर अपने जेब में रख लिए हैं। ये इसका भी सामना करेंगे, जनता को सफ़र करने नहीं देंगे। इंडिया अलायंस के नेताओं ने करीब 102 विपक्षी नेताओं ने इस बिल के विपक्ष में वोट डाला। उन नेताओं से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी सभी नेताओं की तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। जिस तरीके से इन सभी राजनीतिक दलों ने सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी मदद किया, वो अद्भुत था। जनरली ऐसा देखने नहीं मिलता। समर्थन तो लोग कर देते हैं, लेकिन दिल से समर्थन जो होता है वो नहीं करते। उसके 2 कारण थे। एक तो पहला कारण, सभी ने, माननीय केजरीवाल जी जब उनसे रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, तो सभी ने पूरे शिद्दत से इसका विरोध करने का वचन दिया था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबको ये लगता है कि ये बिल गलत है, सबको ये लगता है कि ये बिल जनतंत्र के खिलाफ है, सबको ये लगता है कि ये बिल रिग्रेसिव है। एक होता है ना कि आज आपको देश को आगे लेकर जाना है, आप इस बिल को लाकर सीधे सीधे 50 साल पहले की स्थिति लेकर आ रहे हो। कोई भी देशभक्त, कोई भी थिंकिंग पर्सनालिटी, कोई भी लॉजिकल पर्सन इस बिल को सपोर्ट नहीं कर सकता। सभी ने साफ दिल से, सदन के अंदर भी हमारे नेता संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया था। हम यंग से लोग थे वहाँ पर, हमको सदन में सभी ने फिर सपोर्ट भी किया, मदद भी किया उस पर। तो उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सदन का जिक्र आया है, आपने संजय सिंह जी का एक नाम का जिक्र किया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। देखने को मिला कि बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है या फिर सवाल पूछे जाते हैं सदन में, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बीजेपी, सबको ये लगता है कि मोदी जी देश चला रहे हैं, मोदी जी सरकार चला रहे हैं। मोदी जी नहीं चला रहे हैं, वो ईडी और सीबीआई ही चला रहे हैं। तो ईडी और 2 चीज़ें हैं, एक तो सदन के बाहर का और सदन के अंदर का। सदन के अंदर भी कोई भी अगर पूरी ताकत से आवाज़ उठाता है तो उसको धमकाते हैं कि खबरदार अगर आवाज़ उठाई, खबरदार अगर कुछ भी बोला, ईडी आ जाएगा तुम्हारे घर पे। आपने देखा होगा, एक माननीय सांसद है, दिल्ली से ही हैं, वो किस तरीके से धमकी दे रही खुले सदन में, और उसको, उनकी बात को अगर इग्नोर कर भी दें क्योंकि वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इनके कर्म देखिए, एक एक कदम में ये ईडी और सीबीआई को लाकर अपने सारे काले काम करते जा रहे हैं। ये तो सदन के अंदर तो चल रहा है ये धमकी, सदन के बाहर भी चल रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण लो, महाराष्ट्र में जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जनता ने वोट दिया हो ना दिया हो, शासन तो इन्हें ही चलानी है। अगर वोट नहीं दिया तो खरीद के चलाएंगे, अगर खरीद नहीं पाए तो फिर धमका के चलाएंगे, पर सरकार इन्हें ही चलानी है। इस बिल में हमने देखा कि एक चीज़ और ऐड कर दी गई है। दिल्ली की जितनी भी कमेटियां हैं, कमीशन हैं और जितने भी बोर्ड हैं, उन सब के अब जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी नेशनल सिविल सर्विसेज कमेटी ही डिसाइड करेगी और एलजी के थ्रू ही डिसाइड होंगे, वही अपॉइंट करेंगे। तो जैसे कि दिल्ली का जल बोर्ड है, उसके चेयरमैन जल मंत्री होते हैं, तो अब दिल्ली के जो जल बोर्ड के चेयरमैन हैं वो भी मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो पावर थी वो तो पहले ही नहीं थी, अब ये भी अधिकार छीन लिया गया। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में 2 अफसर रखे हैं। वो अफसर केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, मतलब सीधे सीधे भाजपा की हो गई, तो 2 अफसर हो गए। उसमें एक फिर मुख्यमंत्री जी को चेयरमैन बनाया, ठीक है, और एलजी साहब हैं ऑब्वियसली। अब कोई भी मुद्दा होगा और मान लो
मुख्यमंत्री जी कहने को चेयरमैन है, अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं मीटिंग में, तो ये दोनों अफसर मिलकर उस मीटिंग को कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कोरम एक होता है कि भाई मिनिमम कौन कौन होना चाहिए, तब मीटिंग को माना जाएगा कि मीटिंग हुआ। तो उसमें मुख्यमंत्री जी का रहना कंपलसरी नहीं है उस मीटिंग में। ये दो अफसर तय कर लेंगे कि भाई ये दो अगर आ गए मतलब मीटिंग की कमेटी हो गई, तो ये दो अफसर तय करेंगे। और मान लो पूरी कमेटी सहमति बनाकर भी कोई प्रपोजल डालती है, तो एलजी साहब पूरी कमेटी के रिकमेंडेशन को नकार के पूरा नया रिकमेंडेशन दे सकती है। तो कमेटी तो बस एक आई वॉश है पूरी तरीके से सरकार से ताकत लेने की, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जितने भी कमीशंस हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, उन सब में जो लीड पर्सन रहेगा, जो चलाएगा, उसकी नियुक्ति अब मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल आपने बिल्कुल दिया, दिल्ली जल बोर्ड। अब अगर हमने वादा किया है जनता से कि हम सबको मुफ्त में पानी देंगे, तो भाई वो पानी देने का हमारी जिम्मेदारी है ना, पानी देने की। अब अगर दिल्ली जल बोर्ड में आप किसी अपनी मर्जी से किसी को लगा दिए, तो हम कैसे पानी देंगे? अब जैसे बिजली का बोर्ड है, हमने वादा किया है जनता से कि हम बिजली मुफ्त देंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो बोर्ड को हम चलाएंगे तभी तो दे सकते हैं। इनका पॉइंट ही यही है, इनका पॉइंट यह है कि इन सारे जो बोर्ड है, जो सारी संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से केजरीवाल जी अपने वादे पूरे करते हैं, उन सभी संस्थाओं पर कब्जा करना है। और धीरे धीरे करके ये दिल्ली की जनता का पानी रोकना चाहते हैं, दिल्ली की जनता का बिजली रोकना चाहते हैं, धीरे धीरे करके ये करप्शन को बढ़ाना चाहते हैं। पुलिस ऑलरेडी इनके अंडर है, पुलिस इनके अंडर हो गई, सर्विसेज इनके अंडर हो गई, कमीशन सारे इनके अंडर हो गए। फिर पता नहीं दिल्ली सरकार क्या करेगी। दिल्ली सरकार कहने का मतलब केजरीवाल जी नहीं है, दिल्ली सरकार का मतलब है जनता। जनता के ये अधिकार छीन रहे हैं ये। आपने इस बिल को अयोग्य बताया, अयोग्य कैसे है ये बिल? देखिए, कई सारे कारण हैं। कोई भी बिल जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है संविधान की, बेसिक पैरामीटर्स जो होते हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकती। उसमें से बेसिक पैरामीटर्स में एक प्रजातंत्र भी है और गणतंत्र भी है, फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में पावर्स बटे हुए हैं, एक स्टेट के पावर होते हैं, एक केंद्र के पावर होते हैं। केंद्र का पावर कभी भी स्टेट के पावर को सब्ज्यूम नहीं कर सकती है, उसको खत्म नहीं कर सकती है, पहला। दूसरा, जनता के द्वारा जनता के लिए यही सरकार होती है और जनता ही चलाती है और जनता ही चुनती है। तो ये जो बेसिक पॉइंट है इसके उलट है ये। आप जनता, सरकार चुनाव तो करा दिए, जनता ने चुन भी लिया, लेकिन अब काम नहीं कर सकते हो, उसको अधिकार नहीं दिए हो। तो ये फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है, प्रजातंत्र के खिलाफ है। इसके अलावा सिंपल मेजॉरिटी से, कई सारे टेक्निकल पॉइंट है, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। सिंपल मेजॉरिटी से आप ये बिल ला नहीं सकते, ये कोर्ट पे टिकेगा नहीं, बिल गलत है। ये बिल जो है ये अब कानून बन चुका है, दिल्ली सर्विस बिल अब कानून बन चुका है। आगे की रणनीति क्या होगी? कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में तो मैटर है ही है। वैसे तो आप टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो जब कोई मैटर सब जुडिस है, कोई मैटर कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, आप इस तरीके से उसके बीच में बिल नहीं ला सकते, नंबर एक। दूसरा, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलरेडी इन प्लेस है पार्लियामेंट में, आप कोई ऐसे बिल पास नहीं करा सकते, उस हिसाब से भी ये बिल गलत हो गया। तीसरा, हम क्या करेंगे, तो कोर्ट में तो मैटर है ही है, हम जनता के पास भी जाएंगे, जनता को जाकर बताएंगे कि ये 7 सांसद जो जीते हैं दिल्ली से, भाई दिल्ली की जनता ने उन्हें भी तो वोट दिया था, 7 की जमानत जब्त होगी इस बार। दिल्ली सरकार हमेशा एक मॉडल की बात करती है, इस बिल के आने के बाद उस मॉडल पे भी कोई इफेक्ट होगा? इस बिल के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, इस बिल को लड़ेंगे। आगे और क्या होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। जनता को सफ़र नहीं होने देंगे, जनता के काम करते रहेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी, दुर्भाग्य की बात है कि आपकी अगर किसी से द्वेष है तो उस व्यक्ति से द्वेष निकालो ना। अगर आप किसी पार्टी से आपका द्वेष है तो उस पार्टी से द्वेष निकालो ना। जनता से अपनी दुश्मनी निकालने का क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, आप चुनाव लड़ो दिल्ली में, आप चुनाव जीतो, सरकार बनाओ, आपको बधाई हो। ऐसा तो नहीं है कि अनंत काल तक सिर्फ हम रहेंगे, कल को कभी न कभी तो तुम्हारी सरकार आएगी, कभी दूसरे की आएगी, कभी
सामने आकर इनकी लड़ने की हिम्मत नहीं है। आओ सामने लड़ो चुनाव, जीतो चुनाव, हम तैयार हैं। सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है। पीछे से कायरों की भांति क्यों हमला कर रहे हो? ये जनता जवाब देगी। चलिए अब चुनाव पर आते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हें तो आजकल जादूगर कहा जाता है। वो जहाँ जाते हैं जनता उनसे अक्सर कनेक्ट कर लेती है। मगर अब जिम्मेदारी आप पर है, आप पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, तो आप ऐसा क्या प्लान तैयार करेंगे जो आने वाले चुनावों में आप भूमिका निभा सकें अपनी? देखिए, मेरी जिम्मेदारी संगठन की दी गई है। मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि संगठन को सभी राज्यों में गांव-गांव तक लेकर जाना है। सही मायने में संगठन तभी पूरा होता है जब हर एक गांव में आपकी कमेटी हो, आपके लोग हों। और मुझे आपके माध्यम से बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हरियाणा में सभी गांव में हमारे संगठन है। आप छत्तीसगढ़ ले लो, सभी गांवों में हमारा संगठन पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में हमारी सारी कमेटियां हैं। राजस्थान में हम गांव-गांव में कमेटी बना रहे हैं। तो इसके अलावा भी देश के अन्य राज्यों में भी एक एक गांव में संगठन को पहुंचा रहे हैं। यही मेरी पहली जिम्मेदारी है। एक बार संगठन बन गया फिर तो चुनाव लड़ लेंगे। हाल ही में अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव भी आने ही वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही और राज्य भी हैं। ऐसा क्या आपका प्लान होगा? और क्योंकि अब पार्टी की जिम्मेदारी बड़ी है, अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, तो पार्टी कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी इन चुनावों में? सभी जगह हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। और देखो, एक चीज़ और है कि आप सत्य को दबाने की कोशिश कर सकते हो, सत्य दबता नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जब से मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, दिल्ली का ये काला अध्यादेश लेकर आए, जितना भी ये प्रयत्न करेंगे केजरीवाल को ख़त्म करने का, केजरीवाल उतना ही बड़ा होते जाएगा। आज इनके सारे प्रपंच के बावजूद केजरीवाल जी को पूरा देश प्यार करती है। आने वाले समय में उसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण चुनाव में मिलते जाएगा। 2024 के चुनावों का जिक्र हुआ, हमने इंडिया अलायंस देखा। आपको क्या लगता है विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है? चेहरा कोई भी होगा, बट मोदी जी को हटाना है, पहला पॉइंट यही है। दूसरा चेहरा आपस में से ही निकल आएगा। आज इम्पॉर्टेंट कोई चेहरा नहीं है, आज इम्पॉर्टेंट पार्टी नहीं है। और सारी पार्टियां ये समझ गई है कि आज किसी एक पार्टी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, देश इम्पॉर्टेंट है। आज देश की जनता ये चाह रही है कि कैसे भी करके इस सरकार से मुक्ति दिलाओ, इस खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी से, पार्टी की सरकार से मुक्ति दिलाओ। सरकार बदलाव चाह रही है, सरकार बदलाव चाह रही है। सभी पार्टियां इस बात को समझती है। कोई एक योग्य व्यक्ति टेकअप करेगा। दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भी इन दिनों ज़ोरों पर है। हमने सदन में भी देखा, कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। आपके इस पर क्या कहना है? देखिए, आप आडवाणी जी भी, जब आडवाणी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, साहिब सिंह वर्मा जी ने और सुषमा स्वराज जी ने, इन सब ने पूर्ण राज्य की मांग की थी। इन सब ने बार बार पूर्ण राज्य की मांग की थी। इनफैक्ट आडवाणी जी ने तो चिट्ठी लिखी थी उस समय के प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी को, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वो जनता का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के सारे मैनिफेस्टो आप उठाकर देख लो, उसमें लिखा हुआ है पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो पूर्ण राज्य का दर्जा तो कोई एक एडिशनल कुछ चीज़ दिल्ली नहीं मांग रही है। दिल्ली की जनता कह रही है कि भाई हमारे भी सारे अधिकार होने चाहिए। दिल्ली की जनता तय करना चाहती है सारी चीज़। दिल्ली की जनता चाहती है कि पुलिस उनके अंडर रहे। आज को अगर पुलिस के केसेस होते हैं, आज क्रिमिनल कुछ होती है, कहीं गड़बड़ी होती है, जनता कहीं किसके पास जाए? उनके चुने हुए सरकार के अधिकार नहीं है। एलजी के घर कहाँ पे है किसी को नहीं मालूम। एलजी के घर जाएंगे भी तो क्या होगा? पुलिस, आज क्राइम इतना बढ़ गया है। आप पिछले दिनों का पेपर उठाकर दे, यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ फरेब हो गया, वहाँ पर मर्डर हो गया, वहाँ पर ये हो गया। कर क्या रही है एलजी का क्या किए है भाई? हमें तो नहीं पता क्या कर रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है, कहीं कोई आइडिया नहीं है। जनता के हाथ में दे दो ना ये सारी चीज़ें। तो पूर्ण राज्य जनता का अधिकार है, किसी से भीख नहीं मांग रही है दिल्ली की जनता, वो अपना अधिकार मांग रही है। संघर्ष जारी रहेगा। अगर पावर्स दिल्ली सरकार के पास, अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादले की पावर्स दिल्ली सरकार के पास अगर वापस आ जाती हैं, तो
क्या एक नया मॉडल आम आदमी पार्टी पेश करेगी या फिर और लोगों को और आसानी होगी? देखिए, आप बड़े सिंपल तरीके से आप समझिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी जब बाढ़ आया तो बाढ़ के समय हमारे कई मंत्रियों से बातचीत मेरी हो रही थी, मेरे अच्छे मित्र हैं। वो सारे ये कह रहे थे कि जब ये बाढ़ के समय अफसरों को कुछ डायरेक्ट करते थे कि ये करो, इसको ये करना है, अफसर भाव नहीं दे रहे थे, अफसर सुन नहीं रहे थे। अफसर को ये लग रहा था कि बीजेपी नाराज ना हो जाए, गृह मंत्री नाराज ना हो जाए, या एलजी साहब नाराज ना हो जाए। अफसर सुन नहीं रहे थे। अब बताओ, नेचुरल कैलामिटी है, बाढ़ आई हुई है, सारे लोग परेशानी में फंसे हुए हैं, और अफसर अगर डिफाई करने लगे अपने बॉस को तो कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चल सकता है। ये तो कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, पैरालाइज हो जाएगा सारा कुछ। अगर अफसर आपके पास है तो अफसर आपको रिपोर्ट करता है, तो आप अफसर को इवेलुएट कर सकते हो कि ये अच्छा कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं तो इनको इस काम पे लगाओ, ये बुरा कर रहे हैं तो इनको थोड़े से दूरी बना के रखो, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं तो इनको ये काम दो। आप परफॉर्मेंस बेसिस पर अफसरों को रीशफल कर सकते हो। अफसरों को ये भी लगेगा, अगर पता रहेगा कि यार बॉस ये है, बॉस ये है, तो वो परफॉर्म करेगा, झक मार के परफॉर्म करेगा। जनता की सरकार है, झक मार के करनी पड़ेगी। आज उसको पता है जनता ने इसको चुना है, मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर सर कोई दूसरा है, एलजी साहब को रिपोर्ट, उनको पता है कि काम नहीं भी करूंगा तो मेरा कोई क्या कर लेगा। तो ये तो गलत बात है। तो ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ है ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी के खिलाफ है ऐसा नहीं है, देश के और जनता के खिलाफ है। इसको ठीक करना पड़ेगा। एक सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप विदेश से भी पढ़ाई करके लौटे, आपने वहाँ की भी राजनीति ग्राउंड ज़ीरो पर रहकर देखी होगी कहीं ना कहीं। वहाँ की राजनीति और भारत की राजनीति में कितना अंतर है, और अगर अंतर है तो भारत की राजनीति का आप भविष्य कहाँ देखते हैं? कैसी हो सकती है भारत की राजनीति? जमीन आसमान का अंतर है। मेरे कई सारे दोस्त भी हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, यूएस में भी हैं और इंग्लैंड में भी हैं, पॉलिटिक्स में। उनको मैं आज भी देखते रहता हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दो तीन चीज़ें हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। जो बेसिक चीज़ें होती है देश को विकसित करने के लिए, वो कोई भी पार्टी आए वो बदलता नहीं है। जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, सरकारें बदलती है तो कॉस्मेटिक तरीके से ही कुछ चीज़ों पे ओपिनियन शिफ्ट होते हैं, पर जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, सरकार आएगी भी जाएगी भी तो भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसी स्ट्रैटेजी के तहत प्रोग्रेस करते रहती है। और इसीलिए आज यहाँ हेल्थ का सिस्टम ले लो, आप पूरे गवर्नेंस को आप ले लो, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। करप्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के लेवल पे है। नेग्लिजिबल इसलिए कहीं पे होता होगा, बट पब्लिक के डेली लाइफ में कोई फेस नहीं करता है उसको। तो पॉलिटिक्स का ही तो एक ही चीज़ है जो देश को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, वो है राजनीति। वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत मजबूत और ट्रांसपेरेंट हो गई है। बाकी उनकी अपनी चुनौतियां हैं। हमारे देश में बहुत क्षमता है। हमारे देश की सबसे बड़ी क्षमता ये है कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, फंड्स की कमी नहीं है, इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे लोग इतने मेहनती हैं। भाई दूसरे देशों में हो सकता है कि 5 घंटा काम करने के बाद वो काम करने ना कर पाए काम, हमारे यहाँ के लोग 12 घंटा 15-15 घंटे काम कर सकते हैं। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हम उसको फुल्ली तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और राजनीतिक द्वेष के लिए गंदी राजनीति आड़े आ रही है। आप देखो, जैसे भाई आप दिल्ली को आप 50 साल पीछे लेके गए। दिल्ली के लिए अगर कुछ होता तो यही होना चाहिए था कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता। कुछ नहीं होना था तो वहीं का वहीं रहते। अपने राजनीतिक बदले को लेने के लिए आपने दिल्ली के साथ अन्याय कर दिया। यही एक परिणाम है गंदी राजनीति का। राजनीति की सफाई करनी पड़ेगी, ठीक करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतने का गणित क्या है? क्योंकि देखा पंजाब साफ कर दिया, एमपी और गुजरात में भी एंट्री की, क्या मंत्र है इसका? गणित बड़ा सिंपल है। नो पॉलिटिक्स इज बेस्ट पॉलिटिक्स, ये मुझे शुरू से ही पता है। आप सीधे सीधे सरल तरीके से काम करते जाओ, जनता को आपसे प्यार हो जाएगा, जनता को आप पे भरोसा हो जाएगा। और जब जनता भरोसा करती है, प्यार करती है, तो वोट तो दे ही देती है। आप जो कमिट कर रहे हो उस कमिटमेंट को पूरा करो। आप जनता हमें क्यों, केजरीवाल जी को क्यों प्यार करती है?
मुझे कहते हैं कि मैंने जिता, मैंने कुछ नहीं जिताया। जिसके पास केजरीवाल हो उसको, उस पार्टी को चुनाव लड़ना जीतना बड़ा आसान हो जाता है। क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आज जैसे मैं गुजरात गया, गुजरात में शुरू में सारे कहते थे कि यार तू नया नया सांसद बना है, तू क्यों ले लिया ये काम, तेरी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं भी सोचता था कि यार गुजरात में तो बड़ा कठिन होगा। शुरू शुरू में ऐसा लगा कि कठिन होगा, लेकिन जब हम जनता से मिले, जनता वहां तैयार बैठी है सरकार बदलने के लिए, लेकिन इनकी इतनी गंदी ग्रिप है नीचे तक, धीरे धीरे वो भी पलटेगा। और गणित एक ही है कि जनता जो कह रही है, जो चाह रही है, वही करो ईमानदारी से। जनता आपकी ईमानदारी को देखेगी, आपसे प्यार करेगी, भरोसा करेगी, और वोट तो फिर उसके लिए बड़ी छोटी सी चीज़ है, वो दे देते हैं। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये बिल, जो दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफ़र और तबादले से जुड़ा दिल्ली सर्विस बिल है, वो अयोग्य है। और उन्होंने बातों ही बातों में जो युवा हैं उनको, जो देश के युवा नेता कहें, उनको एक मंत्र भी दे दिया, नो पॉलिटिक्स इज़ बेस्ट पॉलिटिक्स। नमस्कार।